हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने रेट ऑफ इफेक्टिव टैरिफ, रेट ऑफ इफेक्टिव प्रोटेक्शन कवर किया था, जिसमें हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था जी, विच इज़ रेट ऑफ इफेक्टिव प्रोटेक्शन इज इक्वल्स टू टी माइनस ए आई इंटू टी आई अपॉन 1 माइनस ए आई, where T is your nominal tariff rate on final commodity. AI is the ratio of cost of imported input to the final commodity in absence of trade, and TI is nominal tariff rate on imported inputs. अब इसके पहले हमने पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस स्मॉल कंट्री केस का टैरिफ में स्मॉल कंट्री के लिए पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस कैसे होता है, कैसे अफेक्ट होता है इम्पोर्ट्स, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, वो सारी चीज़ें वहाँ पे कवर की थी। अब हम जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस कवर करेंगे। In this section, we use general equilibrium analysis to study the effects of a tariff on production, consumption, trade and welfare when the nation is too small to affect world prices by its trading. Small nation, ऑलवेज़ रिमेंबर, जहाँ पे भी स्मॉल नेशन है वहाँ पे उसका मतलब है कि वो इंटरनेशनल मार्केट में कुछ भी अफेक्ट नहीं करेगा। प्राइस कुछ भी पॉलिसी चेंज करने के वजह से या कोई न्यू कमोडिटी लाने के वजह से प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में अफेक्ट नहीं होगा। In the next section, we relax this assumption and deal with more realistic and complex case where the nation is large enough to affect world price by trading. Next section में हम लार्ज कंट्री का भी केस देखेंगे, जहाँ पे अब लार्ज नेशन जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस अफेक्ट करता है, कुछ भी वो पॉलिसी लाता है, टैरिफ इम्पोज करता है या कोई भी पॉलिसी वो करता है इम्प्लीमेंट, तो फिर इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस को वो अफेक्ट करता है। General equilibrium effect of a tariff in a small country. When a very small nation imposes a tariff, it will not affect prices on the world market. ये आप नोट करके रखिएगा कि स्मॉल नेशन, मैंने अभी जस्ट बोला कि स्मॉल नेशन जब भी टैरिफ इम्पोज करेगा तो वो प्राइसेस वर्ल्ड मार्केट में अफेक्ट नहीं करेगा। हाउएवर डोमेस्टिकली, अपने कंट्री में price of the importable commodity will rise by the full amount of the tariff for individual producer and consumer in small nation. अपने कंट्री में, उस स्मॉल नेशन में प्राइस जो है, जो भी वो इम्पोर्ट कर रहा था कमोडिटी, उसका प्राइस फुल अमाउंट से इंक्रीज़ हो जाएगा। जैसे हमने देखा हम 100% टैरिफ, तो 1 से 2 हो गया प्राइस पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस में। तो वही सेम चीज़ है कि यहाँ पे प्राइस डोमेस्टिकली इम्पोर्टेड कमोडिटी का बढ़ जाएगा, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर दोनों के लिए। ऑल्दो द प्राइस ऑफ इम्पोर्टेबल कमोडिटी राइजेस बाय फुल अमाउंट ऑफ टैरिफ फॉर इंडिविजुअल प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर इन स्मॉल नेशन, इट्स प्राइस remains constant for small nation as a whole since the nation itself collects the tariff. भले ही इंडिविजुअल प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर के लिए उस स्मॉल नेशन में प्राइस बढ़ चुका हो। फॉर एग्जांपल लेते हैं, स्मॉल नेशन में ये एक स्मॉल नेशन है, इस स्मॉल नेशन में मैं रह रही हूँ, ठीक है। अब जब टैरिफ लगा देगा वो नेशन, तो फिर मेरे लिए वो कमोडिटी जो मैं इंपोर्ट कर रही थी, लेट्स से मैं क्लॉथ इंपोर्ट कर रही थी, तो वो जो क्लॉथ मैं इंपोर्ट कर रही हूँ वो क्लॉथ मेरे लिए अब उसका प्राइस बढ़ जाएगा। लेकिन उस पूरे नेशन के लिए, जो कि स्मॉल नेशन है, उस पूरे नेशन के लिए एज अ होल वो जो प्राइस है वो कांस्टेंट रहेगा फॉर एंटायर नेशन सिंस द नेशन इटसेल्फ कलेक्ट्स द टैरिफ। वो क्यों होगा हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि नेशन के लिए प्राइस कांस्टेंट रहेगा, लेकिन इंडिविजुअल प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर के लिए प्राइस चेंज होगा या बढ़ेगा, हम कह सकते हैं, टैरिफ लगाने के बाद। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द इंटरनेशनल प्राइस ऑफ इम्पोर्टेबल कमोडिटी एक्स इज़ 1 per unit and the nation imposes 100% ad valorem tariff on imports of commodity X,
Domestic producer can compete with imports as long as they can produce and sell commodity X at price no higher than $2. इसका मतलब क्या है? अब पहले जो नेशन ए है उसमें एक इम्पोर्टेबल कमोडिटी इम्पोर्ट हो रहा था, लेट्स से क्लॉथ. मैं वो कमोडिटी ख़रीद रही थी एज अ इंडिविजुअल कंज्यूमर. तो वो क्लॉथ मैं ख़रीद रही थी एट वन रुपी ले लेते हैं हम हमारे लिए. 1 रुपी में मैं वो क्लॉथ ख़रीद रही थी इम्पोर्ट करा के. लेकिन जब 100% एड वैलोरम टैरिफ लगा दिया है 100%, तो फिर अब जो इम्पोर्ट हो रहा है वो 2 रुपीज़ में मैं इम्पोर्ट कर पा रही हूँ. मुझे यानी अभी सेम क्लॉथ के लिए मुझे 2 रुपीज़ देना पड़ेगा. अब डोमेस्टिक प्रोड्यूसर कब तक इस मार्केट में अपना कमोडिटी यानी क्लॉथ जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर बेच रहे थे कब तक बेच पाएंगे? जब तक उनका प्राइस 2 से नीचे नहीं है. अगर उनका प्राइस 2 से ऊपर गया, समझो 3 रुपीज़ का डोमेस्टिक प्रोड्यूसर समझो आप वो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर हो. तो डोमेस्टिकली अगर आप मुझे वो कमोडिटी 3 रुपीज़ में बेच रहे हो तो मैं क्या बोलूँगी? ठीक है, टैरिफ के बाद भले ही 2 रुपीज़ में है तो 2 रुपीज़ सस्ता हुआ मेरे लिए इंपोर्ट करने के लिए, वेराज डोमेस्टिकली वो 3 रुपीज़ में बिक रहा है. आप मुझे डोमेस्टिकली 3 रुपीज़ में बेच रहे हो. तो बेटर हिज में 2 रुपये, भले टैरिफ के बाद 2 रुपये हो गए हैं, मैं इंपोर्ट करती हूँ. तो डोमेस्टिकली यानी आप तब तक प्रोड्यूस कर पाओगे और सेल कर पाओगे या compete कर पाओगे उस इंपोर्ट को आफ्टर टैरिफ जब तक आप प्राइस 2 से कम नहीं लगाते. या 1.5 लगा लो या 1.7 रुपीज़ लगा लो, यानी 1 रुपी 70 पैसे लगा लो, तब तक मैं आपसे ख़रीदूँगी. लेकिन अगर 2 से ज़्यादा में आपने मुझे वो चीज़ बेची तो मैं इंपोर्ट करूँगी. सिंपल. Consumers will have to pay $2 per unit of commodity X whether imported or domestically produced. अगर आप 2 रुपीज़ का भी रख रहे हो वो कमोडिटी एज अ प्रोड्यूसर, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर, तो मैं सेम अमाउंट इंपोर्ट करके भी इंपोर्ट अगर करूँगी तो मुझे वहाँ पे भी सेम अमाउंट देना है, आपको भी सेम अमाउंट देना है. वी अज्यूम थ्रू आउट दैट इम्पोर्टेड कमोडिटी एंड डोमेस्टिकली कमोडिटी आर आइडेंटिकल. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अजम्पशन. अब ये भी आप बोल सकते हो कि मैम ठीक है, आपने बोला कि अगर हम 3 रुपीज़ रख रहे हैं और आफ्टर टैरिफ इंटरनेशनल मार्केट में 2 रुपीज़ है, तो क्वालिटी का भी तो फ़र्क है. हो सकता है डोमेस्टिकली प्रोड्यूस जो क्लॉथ है वो क्वालिटी बहुत अच्छी हो, लेकिन यहाँ पे एक अजम्पशन लिया गया है कि जो कमोडिटी है, डोमेस्टिक कमोडिटी है चाहे इम्पोर्टेड कमोडिटी है, वो आइडेंटिकल है. आइडेंटिकल यानी होमोजेनस है. होमोजेनस यानी फुल, लाइक A to Z सेम क्वालिटी है उसकी, कुछ भी फ़र्क नहीं है. However, since the nation itself collects $1 tariff on each unit of commodity X imported, price of the commodity X remains $1 as far as nation as a whole is concerned. तो अगर नेशन को देखा जाए तो वो 1 रुपीज़ में आ रहा था. ये ए नेशन है, मैं यहाँ पे समझो बी नाम है, जो मैं यहाँ पे एक इंडिविजुअल कंज्यूमर हूँ. ए नेशन है. अब इंपोर्ट पहले हो रहा था एट $1, ठीक है. अब टैरिफ लगा दिया है ए नेशन ने, टैरिफ 100% है, तो अब जो इंपोर्ट हो रहा है वो $2 में हो रहा है. अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ये नेशन है वो इंपोर्ट $1 में कर रहा है, खुद का टैरिफ $1 का लगा रहा है. यानी अगर मैंने वो चीज़ खरीदी, क्लोथ खरीदा समझो, तो वो $1 जाएगा इंटरनेशनल जो प्रोड्यूसर है उसको, $1 जाएगा नेशन को, नेशन के गवर्नमेंट को एज अ टैरिफ रेवेन्यू. तो सेम $1 ही जा रहा है एज अ प्राइस. इंटरनेशनल मार्केट में $1 ही प्राइस है, लेकिन जो एक्स्ट्रा $1 टैरिफ लगने के बाद हो गया है वो गवर्नमेंट को जाएगा, जो डोमेस्टिक गवर्नमेंट है. अब अगर समझो 30 यूनिट्स इंपोर्ट हो रहे हैं, ठीक है, पहले 30 यूनिट्स हो रहे थे तो $30 देने पड़ रहे थे इंडिविजुअल कंज्यूमर्स को. अब सेम 30 यूनिट्स के लिए $60 लग रहे हैं, लेकिन उसमें से $30
इंटरनेशनल मार्केट में जा रहे हैं, यानी उन जिधर से भी हमने इंपोर्ट किया उनको जा रहे हैं सेम $30, बाकी $30 डोमेस्टिक गवर्नमेंट को जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट के लिए प्राइस अगर देखा जाए सेम है। क्यों? क्योंकि वो कमा रहे हैं, जो डोमेस्टिक गवर्नमेंट है वो रेवेन्यू खुद के पास ले रहे हैं, तो प्राइस जो है इंटरनेशनल मार्केट में वो सेम है। और एज अ नेशन, एज अ होल, गवर्नमेंट ने जब इंपोर्ट किया, यानी हम जब इंडिविजुअल इंपोर्ट करते हैं और गवर्नमेंट के हिसाब से देखा जाए तो गवर्नमेंट कितना कमा रहा है? गवर्नमेंट तो $30 कमा रहा है, जो कि पहले टैरिफ के पहले जो अमाउंट था वही था। तो नेशन के लिए एज अ होल प्राइस सेम है। अगेन मैं एक बार इसको एक्सप्लेन करती हूँ। बिफोर टैरिफ ₹1 था, इन आफ्टर टैरिफ ₹2 फॉर इंडिविजुअल प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। ठीक है, अब आफ्टर टैरिफ ₹1 goes to this and बाकी का ₹1 is to the government as revenue. What? Tariff revenue. अब अगर हम 30 यूनिट्स मंगा रहे हैं तो पहले 30 यूनिट्स मंगाने के वजह से हम एज अ प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, हम ₹30 पे कर रहे थे। ₹1 जब था, टैरिफ नहीं था तब। अब टैरिफ लगने के बाद वी आर पेइंग ₹60, जिधर से ₹30 तो ऑलरेडी इंटरनेशनल मार्केट में जिधर से हमने ख़रीदा उनको गया, क्योंकि प्राइस वहाँ पे चेंज नहीं हुआ है, टैरिफ डोमेस्टिकली लगाया गया है। तो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस ₹1 ही है, तो ₹30 इंटरनेशनल मार्केट में जहाँ से इंपोर्ट किया उनको जाएगा। बाकी का ₹30, तो ₹30 इंटरनेशनल जहाँ से इंपोर्ट किया वहाँ से, इंटरनेशनल इंपोर्ट कंट्री, ऐसे लिख लेते हैं। बाकी का ₹30 कहाँ पे गया? ₹30 गया गवर्नमेंट रेवेन्यू में। तो आप देख सकते हो ये गवर्नमेंट रेवेन्यू ने ₹30 गया। तो नेशन के लिए अगर हम देखें, इंडिविजुअल के लिए क्या प्राइस हो गया? ₹2, लेकिन नेशन के लिए क्या प्राइस हुआ? एज अ नेशन, एज अ गवर्नमेंट, एज अ होल ₹30 पे कर रहा है। 30 यूनिट्स के लिए ₹30, यानी ₹1 वो पे कर रहा है, ₹1 रेवेन्यू आ रहा है गवर्नमेंट को। तो यही चीज़ है कि नेशन एज अ होल के लिए आफ्टर टैरिफ प्राइस सेम रहता है, लेकिन इंडिविजुअल प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर के लिए वो प्राइस बढ़ जाता है। The divergency between the price of importable commodity for individual producer and consumer, which includes tariff, and price for the nation as a whole, which excludes the tariff and remains the same as a world price, is crucial for graphical analysis in the section 8.4b. We further, तो graphically उसको explain किया गया है नीचे. We further assume that the government of the small tariff imposing nation use tariff revenue to subsidize public consumption such as school, police. तो ये ₹30 जो है वो खुद के पॉकेट में नहीं डालेंगे गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट कहाँ यूज़ कर रहे हैं? स्कूल्स, पुलिस एंड इन सब में, मतलब सब्सिडी प्रोवाइड करने में वो, या स्कीम्स या इसके थ्रू वो रेवेन्यू यूज़ कर रहे हैं। एंड और फॉर जनरल इनकम टैक्स रिलीफ, या इनकम टैक्स में रिलीफ हो गया, इनकम टैक्स रेट कम कर दिया या कोई इनकम टैक्स रिलीफ कर लिया, इसके लिए वो यूज़ कर देते हैं। दैट इज़ गवर्नमेंट ऑफ द स्मॉल नेशन विल नीड टू कलेक्ट लेस टैक्सेस इंटरनली टू प्रोवाइड बेसिक सर्विसेज बाय यूजिंग द टैरिफ रेवेन्यू। तो अगर वो टैरिफ रेवेन्यू को टैक्सेस में अगर वो टैरिफ रेवेन्यू यूज़ कर रहे हैं, क्या करता है पहले ये चीज़ समझ लेते हैं, क्यों इनकम टैक्स लेस कलेक्ट करेगा। देखो, अगर समझो ₹30 गवर्नमेंट किसी स्कीम में लगा रहा है, एंटायर नेशन में एक स्कीम है जिधर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रहा है, तो वो एक्सपेंडिचर के लिए पैसा कहाँ से आएगा? रेवेन्यू। गवर्नमेंट का रेवेन्यू कहाँ से आएगा? टैक्सेस के थ्रू। तो वो टैक्सेस में क्या कलेक्ट करेगा? ₹30, ताकि वो एक्सपेंडिचर कर पाए उस स्कीम पे ₹30।
अब जब टैरिफ लगा दिया है, टैरिफ से उन्हें समझो फॉर एग्जांपल 20 रुपीज़ आ रहे हैं, तो वो क्या करेगा, टैक्सेस को कम कर दो, 10 रुपीज़ कर दो, क्योंकि 20 रुपीज़ टैरिफ से आ रहे हैं, तो 30 रुपीज़ हो गया एक्सपेंडिचर स्कीम पे। तो टैक्सेस को टैक्स रिलीफ दे सकते हैं या लेस टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं इंटरनली, ताकि वो सेम स्कीम जो एक्सपेंडिचर है वो खर्चा अब टैरिफ के रेवेन्यू से कर सके। अब हम ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग इसका देखेंगे। इलस्ट्रेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ टैरिफ इन अ स्मॉल कंट्री। वी विल इलस्ट्रेट जनरल इक्विलिब्रियम इफेक्ट ऑफ tariff by continuing to utilize our familiar nation 1 and nation 2 from previous chapter। तो जो पहले था nation 1 nation 2 वही हम यहाँ पे लेंगे। We start by using nation 2's production frontier because it's somewhat more convenient for the type of analysis that we need to perform। तो nation 2 का production frontier ले रहे हैं जहाँ पे वो capital abundant है, हमने देखा है इतनी बार हमने किया है। nation 2 कैपिटल अबंडेंट है और कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। उनका इंडिफरेंस कर्व्स ऐसे है, इंडिफरेंस मैथ, तो वो यूज़ कर रहे हैं ताकि एनालिसिस इजी हो। द सेम एनालिसिस फॉर नेशन 1 इज़ लेफ्ट एज एन एंड ऑफ द चैप्टर प्रॉब्लम। तो एक एक्सरसाइज में नेशन 1 का भी उन्होंने एनालिसिस वहाँ पे दिया है। The only conclusion that we need to remember from previous chapter is that nation 2 is capital abundant। देखो मैंने अभी बोला, specializing in production of commodity Y, which is capital intensive commodity, which it exports in exchange for import of commodity X। तो वो export Y commodity कर रहा है, commodity X वो import कर रहा है, तो import पे X commodity पे वो tariff लगाएगा। Px by Py, international market relative price is 1, that is Px by Py is 1 on world market, and nation 2 is too small to affect the world price, it produces at point B। तो अब तक हमने ये समझा है कि ये प्रोडक्शन फ्रंटियर है। वर्ल्ड जो प्राइस है वो PW इज इक्वल्स टू 1, आपको ये लाइंस दिख रही हैं, ये जितनी भी लाइंस है वो PW इज इक्वल्स टू 1 ही डिपिक्ट कर रहे हैं। सॉरी, दिस नॉट दिस लाइन, दिस लाइन एंड दिस लाइन शोज दैट द रिलेटिव प्राइस Px by Py इज इक्वल्स टू 1। 2 क्यों आया वो हम बाद में देखेंगे, अभी के लिए ये 1 है। 1 सेकेंड, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस इज 1, देयरफॉर इट इज प्रोड्यूसिंग एट B पॉइंट, एक्सचेंज इज 60x, तो 120y एंड 40x वो प्रोड्यूस कर रहा है, 40 एंड 120y। तो 60x वो इम्पोर्ट करेगा और 60y वो गिव अप करेगा, तो 60y वो गिव अप कर रहा है, विच कम्स टू 60y, एंड वो 60x इम्पोर्ट कर रहा है, तो 40 + 60 गिव्स मी 100। तो I am somewhere over here, 100 and 60, so H, isn't it H with the rest of the world and consumes at E, okay, here 100 मैंने थोड़ा wrong ले लिया, here 100 and somewhere over here 60। वो line proper नहीं आ रही है, you can draw yourself for 60 and 100 ई पे, क्योंकि आप देख सकते हो ये ही लाइन है जिस पे वो प्रोड्यूस कर रहा है, PW इक्वल टू 1, ये लाइन पे यहाँ पे वो प्रोड्यूस कर रहा है एक्सचेंज करके, वही लाइन पे वही इंडिफरेंस कर्व जो टेंजेंट है उस PW इक्वल टू 1 पे, वहाँ पे वो कंज्यूम कर रहा है। So this is PW is equals to 1 line, it is producing at B, एक्सचेंज करके सारा 1 सेकेंड एक्सचेंज करके वो इस लाइन पे ही इंडिफरेंस कर्व जो भी टेंजेंट है वहाँ पे वो कंज्यूम कर रहा है, दैट इज़ इंडिफरेंस कर्व 3, ई पे वो कंज्यूम कर रहा है। इंडिफरेंस कर्व 3 विथ फ्री ट्रेड, सो देयर इज़ फ्री ट्रेड। For convenience we now omit the prime that we attach to all letters on the graphs for, okay, वो E dash और वो सब निकाल दे रहे वो लोग कन्वीनियंस के लिए। If the nation now imposes a 100% ad valorem tariff
ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ कमोडिटी एक्स, तो एड वैलोरम टैरिफ 100% लग गया है, तो पी एक्स बाय पी वाई ने इंटरनेशनली वर्ल्ड मार्केट में 1 रहेगा, लेकिन पी एक्स बाय पी वाई डोमेस्टिकली फॉर द डोमेस्टिक कंजम्पशन या प्रोड्यूसर या कंज्यूमर 2 हो जाएगा. Relative price of x rises to 2 for domestic, px by py is equals to 2 for domestic producer and consumer, but remains at 1 on the world market and for the nation as a whole. Since the nation itself collects the tariff, facing px by py is equals to 2, domestic producer will produce at f. तो अब ये लाइन जो आप देख सकते हो ये 2 है. प्राइस एट फॉरेन मतलब फॉर द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर एट फॉरेन मार्केट इज़ 2 नाउ फॉर द, और यहाँ पे वो प्रोड्यूस कर रहा है. ये देखो ये लाइन यहाँ पे भी टच करती है, पी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 1. तो वर्ल्ड मार्केट में वो 1 है, लेकिन फॉर द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर वो 2 हो जाएगा. तो 85 वाई एंड 65 एक्स वो प्रोड्यूस कर रहा है एट एफ. वेयर वाज आई? हाँ, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर प्रोड्यूस एट एफ वेयर प्राइस लाइन पी एफ 2 is tangent to nation's production frontier. Thus, nation produces more of importable commodity X and less of exportable commodity Y. पहले वो 40x प्रोड्यूस कर रहा था, अब वो कितना 65x प्रोड्यूस कर रहा है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आफ्टर इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ दैन अंडर द फ्री ट्रेड. तो फ्री ट्रेड में वो 40x प्रोड्यूस कर रहा था. अगर आप B पॉइंट और F पॉइंट को कवर करो, हाँ देखो 40 और 65 अब कर रहा है आफ्टर टैरिफ. तो इम्पोर्टेबल कमोडिटी ज़्यादा वो प्रोड्यूस कर रहा है. फिगर ऑल्सो शोज दैट फॉर एक्सपोर्ट्स ऑफ FG और 30Y द नेशन डिमांड्स इम्पोर्ट ऑफ GH डैश और 30X. अब अगर वो 30X जब वो 30Y एक्सपोर्ट कर रहा है तो वो 30X इम्पोर्ट करने के लिए डिमांड भी कर रहा है, यानी अब वो H पॉइंट पे कंज्यूम कर रहा है, जहाँ पे वर्ल्ड अगर आप देखो डोमेस्टिक प्राइस इज PW इक्वल टू 2, वर्ल्ड प्राइस इज PW इक्वल टू 1. तो वो टैंजेंट किसके साथ है? PW इक्वल टू 1, दैट इज दिस इज वर्ल्ड प्राइस, एंड PW इक्वल टू 2, द PF इक्वल टू 2, सॉरी दिस इज F, PF इक्वल टू 2 दैट इज डोमेस्टिक प्रोड्यूसर के लिए 2 है, और यहाँ पे वो टैंजेंट है, दोनों इसी पॉइंट पे टैंजेंट है. मैं एक बार इस सारी चीज़ों को रिमूव करके दिखाती हूँ. You can see this H dash is tangent to both, यानी it is tangent to this PF is equals to 2, जो कि प्रोडक्शन मतलब जो कि रिलेटिव प्राइस लाइन है फॉर नेशन 2 फॉर द स्मॉल नेशन, लेकिन वर्ल्ड प्राइस PW इक्वल टू 1 है, तो उसके साथ भी इस पॉइंट पे कट हो रहा है. इट शोज दैट वर्ल्ड में प्राइस 1 है, लेकिन डोमेस्टिकली प्राइस 2 है, of which GH or 15X goes directly to the nation's consumers. HH dash, that is remaining 15X, is collected in kind by government in the form of 100% import tariff on commodity X. जिसमें से अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो लाइन है ये आर्टिफिशियली क्रिएट हुआ है, मीनिंग दिस इज़ अ लाइन, प्राइस लाइन, विच इज़ आफ्टर इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ, लेकिन यहाँ पे वो कंज्यूम करेंगे, इतना पार्ट कंज्यूमर कंज्यूम करेंगे और बाकी इतना HH डैश है वो गवर्नमेंट को जाएगा एज अ टैरिफ. अब ये चीज़ क्यों हो रही है? देखो पहली बात तो आपको ये समझना है कि टैरिफ लगने के पहले कंज्यूमर किस पॉइंट पे होता,
तो कंज्यूमर जो है वो ऑब्वियसली ई पॉइंट पे वो कंज्यूम कर रहे थे, लेकिन अगर प्राइस पी एफ इक्वल टू 2 है तो वो इसी लाइन पे कहीं पे कंज्यूम करेगा। जैसे कि वो टैरिफ के पहले इसी लाइन पे प्रोड्यूस और कंज्यूम कर रहा था, इसी लाइन पे, तो ऑब्वियसली आफ्टर टैरिफ भी वो इसी लाइन पे प्रोड्यूस करेगा। मतलब आफ्टर टैरिफ 2 जब हो गया तो 2 का जो लाइन है, रिलेटिव प्राइस लाइन 2 जो है, उधर ही प्रोड्यूस करेगा विच इज़ 85 एंड 65, और उसी लाइन पे कंज्यूम करेगा विच इज़ 80 एंड समथिंग लाइक 55। बाकी का अमाउंट, क्योंकि प्राइस इंक्रीज भी हुआ है एंड पी डब्ल्यू और इसके साथ मैच हो रहा है यहाँ पे, इसका मतलब है इतना अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट रेवेन्यू के तौर पे जा रहा है। तो कंजम्पशन एच पे हो रहा है, एच डैश गवर्नमेंट रेवेन्यू के तौर पे जा रहा है। नोट द इंडिफरेंस कर्व आई डबल आई डैश इज tangent to dashed line parallel to PF equal to 2 because individual consumers in the nation face the tariff inclusive price PX2. However, since the government collects and redistributes the tariff in the form of public consumption and tax relief, indifference curve double dash must also be dashed line with PW equal to 1. अब आप बोलोगे कि मैम कंज्यूम अगर एच पॉइंट पे कर रहे हैं इंडिविजुअल, तो यहाँ पे क्यों नहीं इंडिफरेंस कर्व बनाया, यहाँ पे क्यों बनाया है कि वो ओवरऑल कंजम्पशन यहाँ पे कर रहे हैं। हमने बोला कि इतना पोर्शन वो कंज्यूम कर रहे हैं डायरेक्ट कंजम्पशन एंड इतना पोर्शन गवर्नमेंट रेवेन्यू जा रहा है। बट मैंने अभी आपको बोला वो गवर्नमेंट रेवेन्यू कहाँ पे यूज़ कर रहा है, स्कीम्स में। स्कीम्स मतलब क्या, आपका इनडायरेक्ट कंजम्पशन होगा उस स्कीम के थ्रू, इनडायरेक्ट कंजम्पशन होगा, राइट। तो इतना पोर्शन भी आप ही के कंजम्पशन के लिए जा रहा है, बट इनडायरेक्टली। ये आप डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे थे, ये इनडायरेक्टली आपके कंजम्पशन में जाएगा। तो जब ये इनडायरेक्टली आपके कंजम्पशन में जा रहा है तो आप ओवरऑल देखा जाए तो आप इतना ही कंज्यूम कर रहे हो, एच डैश कहीं कंज्यूम कर रहे हो। अब क्योंकि आप ओवरऑल एज अ नेशन एच डैश कंज्यूम कर रहे हो, तो उसको टेंजेंट पी डब्ल्यू इक्वल टू 1 के साथ भी इंटरसेक्ट होना चाहिए वो, ताकि वो वर्ल्ड प्राइस जो पी डब्ल्यू इक्वल टू 1 है वो फेस कर रहा है, टू शो दैट thus the new consumption h dash is defined by intersection of two dashed line and therefore is on both the angle between the two dashed line which is equal to angle between pw equal to 1 and pf equal to 2 is equal to tariff rate 100%। ये जो एंगल बन के मिल रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, दिस वॉज पी एफ इक्वल टू 2 एंड दिस इज पी डब्ल्यू इक्वल टू 1, ये जो एंगल बन रहा है दैट एंगल is based on the percentage of tariff. This is 100% of tariff. Where was I? Yeah. With production at F and consumption at point H dash, nation exports 30Y and 30X. तो वो पहले 60Y 60X export and import कर रहा था, अब 30Y 30X export and import कर रहा है after imposition of tariff as opposed to 60Y for 60X before imposition of tariff. To summarize, nation produces at B with free trade and exports 60X for 60Y. 60Y for 60X, मैं आपको 60Y एक्सपोर्ट करूँगी जिसके बदले में मुझे 60X चाहिए, ये कहने का मतलब है। At price equal to 1 with 100% import tariff on commodity X, price for domestic individual producer consumer is 2 in the nation but remains 1 on world market and for the nation as a whole. Production then takes place at F, thus more of importable commodity X is produced in the nation with tariff than under the free trade. 30Y is exchanged for 30X. अब प्राइस बढ़ चुका है, एज अ प्रोड्यूसर मैं आपको एक्सपोर्ट करूँगी 30Y जिसके बदले में मुझे 30X चाहिए, of which 15X is collected in kind by government of the nation in the form of 100% import tariff on commodity X. Consumption takes place at point H dash on indifference curve double I dash after imposition of tariff.
This is below the free trade consumption point E on the indifference curve 3 because with tariff specialization in production is less and so are the gains from trade less. अच्छा, very important point which I didn't cover was, आप देख सकते हो इंडिफरेंस मैप में ये हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व था विच वॉज बिफोर टैरिफ. अब जो आफ्टर टैरिफ है वो इंडिफरेंस कर्व लो हो गया है. अब हमने ये बहुत बार देखा है कि जब इंडिफरेंस कर्व आप लोअर इंडिफरेंस कर्व पे आते हो आपका सेटिस्फैक्शन रिड्यूस होता है, आप लोअर वेलफेयर लो हो जाता है. वेलफेयर लो क्यों हुआ? क्योंकि टैरिफ इम्पोज किया गया, प्रोडक्शन कम हो गया, और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस कमोडिटी में आपका स्पेशलाइजेशन है उधर से रिसोर्सेज निकाल के आपने उस कमोडिटी में डाला है जिसमें आपका स्पेशलाइजेशन नहीं है, एक्स कमोडिटी में डाला है, तो रिसोर्सेज क्या होंगे? लेस स्पेशलाइज होंगे. स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन बिकम्स लेस, गेन्स कम मिलेंगे आपको, जिसे हमने ये भी देखा डेड वेट लॉस हो रहा है. विथ अ 300% इम्पोर्ट टैरिफ ऑन कमोडिटी एक्स, अगर 300% का इम्पोर्ट टैरिफ लगा देता है तो पी एक्स बाई पी बाई 4 हो जाएगा डोमेस्टिक प्रोड्यूसर के लिए excuse me, and consumers, and the nation would return to its autarky point A in the production and consumption. Such an import tariff is called prohibitive tariff, यानी वो टैरिफ जो आपको वापस से ऑटार्की पोजीशन में ला देता है, जहाँ पे आप प्रोड्यूस कर रहे थे. ऑटार्की पोजीशन क्या है? कि जहाँ पे आप ट्रेड भी नहीं कर रहे थे, आप ऑटार्की याद है? ऑटार्की यानी विदाउट ट्रेड आप जहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे थे. अगर आपको याद हो नेशन 2 में सबसे पहले हमने जब जनरल इक्विलिब्रियम समझा था तो ऑटार्की पोजीशन पे नेशन 1 जो है वो ए पॉइंट पे प्रोड्यूस कर रहा है, आफ्टर कमिंग इनटू ट्रेड वो बी पॉइंट पे प्रोड्यूस कर रहा है. तो अगर प्राइस इतना बढ़ जाएगा कि आप 300% एड वैलोरम टैरिफ लगा रहे हो कि पी एक्स बाई पी वाई डोमेस्टिकली 4 हो जाए, तो आप ऑटार्की पोजीशन पे आओगे. याद है आपको कि यहाँ पे जो स्लोप था, यहाँ पे स्लोप 4 था और यहाँ पे जो स्लोप था वो 1 था दोनों नेशन के बीच में. अगर हम देखें नेशन 2 के लिए यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 4 था, तो इसी तरीके से वो ऑटार्की पोजीशन पे आ जाएगा जहाँ पे वो ट्रेड नहीं कर रहा था वो पोजीशन. तो इसे प्रोहिबिटिव टैरिफ कहते हैं. प्रोहिबिटिव टैरिफ यानी आप वापस उसको ऑटार्की पोजीशन पे ला रहे हो, प्रोहिबिट कर रहे हो ट्रेड के लिए. द 300% इम्पोर्ट टैरिफ ऑन कमोडिटी एक्स इज मिनिमम एड वैलोरम रेट दैट वुड मेक द टैरिफ प्रोहिबिटिव इन दिस केस. तो मिनिमम एड वैलोरम रेट है ये 300% जो टैरिफ प्रोहिबिटिव हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद नेशन जो है वो ए पॉइंट पे ही कंज्यूम करेगा, ए पॉइंट पे ही प्रोड्यूस करेगा. हायर टैरिफ रिमेन्स प्रोहिबिटिव एंड नेशन वुड कंटिन्यू टू प्रोड्यूस एंड कंज्यूम एट ए. तो हमने जनरल इक्विलिब्रियम समझ लिया है, कैसे आफ्टर ट्रेड कैसे आफ्टर टैरिफ कैसे कंज्यूमर का जो सेटिस्फैक्शन है वो इंडिफरेंस कर्व जो है वो लोअर इंडिफरेंस कर्व पे आ जाता है. ओवरऑल कंजम्पशन बढ़ जाता है, लेकिन सर्टेन अमाउंट डायरेक्ट कंजम्पशन होता है, सर्टेन अमाउंट इनडायरेक्ट कंजम्पशन होता है. एज अ इंडिविजुअल कंज्यूमर प्लस प्रोड्यूसर प्राइस बढ़ जाता है, लेकिन नेशन एज अ होल प्राइस सेम होता है. वेराज ये भी हमने देखा कि अगर टैरिफ रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं तो टैक्स जो है वो लेस टैक्स कर सकते हैं गवर्नमेंट, क्योंकि उनको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है थ्रू टैरिफ. अब जो नेक्स्ट है वो है स्टॉपलर-सैमुएल्सन थ्योरम. ये हमने पहले भी किया है स्टॉपलर-सैमुएल्सन थ्योरम, जहाँ पे हमने कुछ चीज़ें समझी थी कि कैसे अर्निंग्स जो है जो अबंडेंट है उनका अर्निंग्स या किन का अर्निंग्स इंक्रीज़ होता है, वो हमने स्टॉपलर-सैमुएल्सन थ्योरम था. अब आफ्टर टैरिफ किनका अर्निंग, किनका या वेजेस बढ़ता है या रेंट, जिनका रिटर्न है
यानी अबंडेंट फैक्टर का प्राइस या अबंडेंट फैक्टर का रिटर्न्स बढ़ता है कि स्केर्स फैक्टर का रिटर्न बढ़ता है, वो हम स्टॉपलर-सैमुअल्सन थ्योरम में देखेंगे। तब तक के लिए आप लाइक करते रहिए चैनल को, एंड यस ज़रूर शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स के साथ। आई नो एग्ज़ाम का टाइम है एंड काफ़ी लोगों का मुझे कमेंट आ रहा है कि आप प्लीज़ कंप्लीट कीजिए, एग्ज़ाम है और 8 चैप्टर 9 चैप्टर आगे कंप्लीट कीजिए ताकि हमें समझ में आए टॉपिक। आई नो, तो उन सब के लिए ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। एंड मैं ट्राई करूँगी कि मैं कंप्लीट करूँ। मैं कुछ ऐसे बोल नहीं सकती बिकॉज आई हैव माई ओन प्रायोरिटीज़ ऑल्सो। ये जितना हो सके जब टाइम मिलता है मैं वीडियो बना लेती हूँ, अपलोड कर लेती हूँ। सो इसके लिए मैं ट्राई करूँगी ज़रूर कि मैं अपलोड करती रहूँ, रोज़ अपलोड करती रहूँ, बट आई कांट गिव एनी स्पेसिफिक डेट कि हाँ मैं ये टाइम पे रोज़ अपलोड करूँगी या इस डेट तक कंप्लीट करूँगी। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल दो स्टूडेंट्स हु हैव एग्जामिनेशन एंड कीप वॉचिंग द जर्नी ऑफ अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स। एंड अगर आप न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि जैसे ही मैं अपलोड करूँ नेक्स्ट वीडियो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।